हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे लेब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार बायोलॉजी की यूनिट 6 जैव प्रौद्योगिकी। इससे संबंधित टॉप 100 जो एमसीक्यू है वो करने वाले हैं, जो कि लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य आधार किसे माना गया है? तो इसका आंसर है पुनः संयोजित डीएनए तकनीक। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसको जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य आधार माना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पुनर्योजित डीएनए तकनीक में प्राथमिक एंजाइम कौन सा उपयोग होता है? क्या पूछा है इसमें? प्राथमिक एंजाइम कौन सा उपयोग होता है? तो इसका आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रश्न संख्या 3, डीएनए काटने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? यानी कि डीएनए को जो काटते हैं उसके लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रश्न संख्या 4 है, इसके अंदर है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, इससे पहले अपन ने काटने वाला पढ़ा था, अब टुकड़ों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइगेज। कौन सा? लाइगेज। प्रश्न संख्या 5, ट्रांसजेनिक पादपों के क्या लाभ होता है? ट्रांसजेनिक पादपों से क्या लाभ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फसल उत्पादन में वृद्धि। क्या होता है? फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 6, देखो, बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन किस जीवाणु से प्राप्त जीन पर आधारित है? तो यहाँ बीटी जो कपास है वो कौन से जीवाणु से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है बेसिलस थ्यूरिंजियम। बेसिलस थ्यूरिंजियम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7, डीएनए अनुक्रम बढ़ाने के लिए डीएनए अनुक्रम बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रश्न संख्या 8, गोल्डन राइस में कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया जाता है? गोल्डन राइस की बात हो रही है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 8, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, इंसुलिन का उत्पादन किस तकनीक द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है पुनः संयोजित डीएनए तकनीक द्वारा। प्रश्न संख्या 10, क्लोनिंग शब्द का अर्थ है आनुवांशिक रूप से समान जीव बनाना। ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमने शामिल किया है। तो इस चैनल पे जो भी सीरीज आएगी, हर यूनिट की टॉप 100 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है। अभी बायोलॉजी चल रही है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आएगी। ठीक है। तो अगर आप लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वही प्रश्न यहाँ पे करवा रहे हैं जो लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है, जिनके आने की संभावना अधिक है। ठीक है। तो मैं बार बार मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है या वो है, जो भी है। ठीक है। मैं सीधा आऊँगा और चैप्टर कराऊँगा टॉप एमसीक्यूज के। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे अपने बैक टू बैक। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एससीएनटी तकनीक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्लोनिंग। ये जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एससीएनटी तकनीक क्लोनिंग से संबंधित है। और क्लोनिंग अपन ने अभी यहाँ पढ़ा था, आनुवांशिक रूप से समान जीव बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे है प्रश्न संख्या पर, पहला क्लोन किया गया स्तनधारी कौन सा था? पहला क्लोन किया गया स्तनधारी कौन सा था? तो इसका आंसर है भेड़, जिसका नाम था डोली। ठीक है। डोली भेड़ का पहला क्लोन किया गया था स्तनधारी का। प्रश्न संख्या 13, जीन अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अर्थ क्या है? तो इसका है डीएनए में परिवर्तन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अर्थ है डीएनए में परिवर्तन करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। प्रश्न संख्या 15, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का उपयोग किस मतलब किस काम में किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये प्रश्न संख्या 15 में। तो इसका आंसर है ये पौधों में जो जीन का स्थानांतरण किया जाता है उसमें ये काम में लिया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। प्रश्न संख्या 16, डीएनए वेक्टर का उदाहरण है। डीएनए वेक्टर का उदाहरण कौन सा है इनमें से बताइए? तो इनका है टीआई प्लाज्मिड।
ठीक है, टीआई प्लाज्मिड। प्रश्न संख्या 17, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको शॉर्ट में जीएमओ कहते हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में पूछा है जीएमओ के बारे में। तो जीएमओ एक आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड संशोधित जीव है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव है जीएमओ। प्रश्न संख्या 18, पीसीआर तकनीक में तापमान नियंत्रित करने वाली मशीन कौन सी होती है, ठीक है, ये पीसीआर कोरोना के टाइम पे खूब नाम सुना होगा आपने, है ना, तो पीसीआर तकनीक में तापमान नियंत्रित करने वाली मशीन कौन सी होती है, तो इसका आंसर है थर्मल साइक्लर, थर्मल साइक्लर। प्रश्न संख्या 19, इंसुलिन जीन पहली बार किस जीव में डाला गया था, कौन सा इंसुलिन, इंसुलिन का जो जीन है वो पहली बार किस जीव में डाला गया था, तो प्रश्न संख्या 19 में इसका है बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर डाला गया था इंसुलिन जीव सबसे पहले। प्रश्न संख्या 20, जैव प्रौद्योगिकी की सबसे महत्वपूर्ण नैतिक समस्या क्या है, जैव प्रौद्योगिकी उसकी मतलब हर चीज का फायदे होते हैं तो उस किसी के नुकसान भी होते हैं, तो वैसे ही जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका क्या नुकसान है, कौन सी समस्याएं हैं, इसका है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैव सुरक्षा और इसका दुरुपयोग भी होता है बहुत सारी जगह, ठीक है, तो ये इसका नैतिक समस्या है। प्रश्न संख्या 21, मानव विकास हार्मोन किस तकनीक से बनाया जाता है, मानव विकास हार्मोन किस तकनीक से बनाया जाता है, तो इसका आंसर है पुनः संयोजित डीएनए तकनीक द्वारा। प्रश्न संख्या 22, ट्रांसजेनिक पशु किसके द्वारा बनता है, तो ये जीन प्रविष्टि के द्वारा बनते हैं, ट्रांसजेनिक पशु कैसे बनते हैं, जीन प्रविष्टि के द्वारा, जिनमें जीन प्रविष्ट कराई जाती है। प्रश्न संख्या 23, जीनोम बैंक का उपयोग क्या है, तो जीनोम जीनोम जो बैंक है वो आनुवांशिक सामग्री का संरक्षण के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है, जीनोम बैंक आनुवांशिक सामग्री का संरक्षण हेतु काम में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 24, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसके लिए उपयोगी होती है, तो ये अपराध पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग अपन देखते हैं ना बहुत सारे जो क्राइम्स वगैरह में फिंगरप्रिंटिंग ली जाती है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक है वो अपराध पहचानने में काम में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 25, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है मानव डीएनए का पूर्ण मानचित्र तैयार करना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है मानव डीएनए का पूर्ण मानचित्र तैयार करना। प्रश्न संख्या 26, बायोसेफ्टी का प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है जैविक जोखिमों से सुरक्षा करना, बायोसेफ्टी का प्रमुख उद्देश्य है जैविक जोखिमों से सुरक्षा करना। प्रश्न संख्या 27, ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर का सिद्धांत क्या है, तो टिश्यू कल्चर का जो सिद्धांत है वो ये कि एक कोशिका से पूरे पौधे का निर्माण करना, एक कोशिका से पूरे पौधे का निर्माण करना, यही ऊतक संवर्धन है। प्रश्न संख्या 28, सोमा क्लोनल विविधता कहाँ पाई जाती है, सोमा क्लोनल विविधता कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा उत्तक संवर्धन में, ठीक है, उत्तक संवर्धन द्वारा जो जीव ये पादप और जीव जो उत्पन्न किए जाते हैं उत्तक संवर्धन द्वारा, तो उसमें ही ये सोमा कलोनल विविधता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 29, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह कृषि क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 30, रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से, ठीक है, रेड बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से है और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 31, आनुवंशिक सामग्री को कोशिका में पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले माध्यम को क्या कहते हैं, जो माध्यम होता है उसको, वेक्टर, ठीक है, आनुवंशिक सामग्री को कोशिका में पहुंचाने के लिए जो माध्यम यूज किया जाता है उसको वेक्टर कहते हैं। प्रश्न संख्या 32, पौधों में जीन स्थानांतरण हेतु सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जैविक वेक्टर कौन सा है, पौधों में जीन स्थानांतरण हेतु सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जैविक वेक्टर कौन सा है, तो यह है एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। प्रश्न संख्या 33, जीनगन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जीनगन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह है पौधों में जीन प्रविष्ट कराने के लिए। प्रश्न संख्या 34, क्रिस्पर केस 9 तकनीक का उपयोग
किस कार्य में किया जाता है? क्रिस्पर केस 9। तो यह एक जीनों का संपादित करने हेतु, ठीक है, ये एक जीन संपादन तकनीक है। ये जीनों को संपादित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्रिस्पर केस 9 तकनीक। अच्छे से याद करना। डीएनए प्रतिकृति का स्थान परीक्षण में कौन सी तकनीक उपयोगी है? डीएनए प्रतिकृति का स्थान परीक्षण करने में कौन सी तकनीक उपयोगी है? 35वें में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो तकनीक है, डीएनए प्रकृति का स्थान परीक्षण करने में उपयोगी है। प्रश्न संख्या 36, किस तकनीक में डीएनए को आकार के आधार पर अलग किया जाता है? प्रश्न संख्या 36, देखिए इसका आंसर, देखिए ध्यान से। तो इसका है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के आधार पर अलग किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रश्न संख्या 37, ब्लोटिंग तकनीक का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की पहचान के लिए। अच्छे से याद करना है इसको, ठीक है। ब्लोटिंग तकनीक का उपयोग किस हेतु किया जाता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की पहचान करने के लिए। प्रश्न संख्या 38, टिश्यू कल्चर में उपयोग होने वाला पोषक माध्यम कौन सा है? टिश्यू कल्चर में उपयोग होने वाला पोषक माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एमएस मीडियम, यानी कि मुरासेगे एंड स्कूग। मुरासेगे एंड स्कूग, इसका एमएस का फुल नाम है ये, मुरासेगे एंड स्कूग। एमएस मीडियम इसका जो माध्यम है, टिश्यू कल्चर में उपयोग होने वाला पोषक माध्यम। प्रश्न संख्या 39, उत्तक संवर्धन में पौधों को रोग मुक्त बनाने की तकनीक, ठीक है, पौधों को क्या करना है? रोग मुक्त बनाने की तकनीक। तो इसका आंसर है मेरिस्टेम संवर्धन, मेरिस्टेम संवर्धन, ठीक है। प्रश्न संख्या 40, जीवों में, सूक्ष्म जीवों में कार्बनिक पदार्थों को उद्योग में उपयोगी पदार्थों में बदलना कहलाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ है उनको उद्योग में उपयोगी पदार्थ में बदल देते हैं, इसको क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन या किण्वन। प्रश्न संख्या 41, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न संख्या 42, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 43, जैव उर्वरक क्या है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर क्या है? इसका आंसर है सूक्ष्म जीव। बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक में होते हैं कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इन्हें बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44, राइजोबियम का उपयोग क्या है? दालों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यही है राइजोबियम का उपयोग। दालों जो दाल वाले पेड़ होते हैं उनकी जड़ें होती है, उनमें ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। प्रश्न संख्या 45, दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग में होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है उसका उपयोग दही बनाने में किया जाता है। तो 45 प्रश्न हो गए फ्रेंड्स, पूरे 100 प्रश्न कराऊंगा इस यूनिट के, मतलब पूरी जो यूनिट है चट्टी वाली बायोटेक्नोलॉजी, उसके टॉप 100 प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं प्रश्न तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें फिर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 46 से। प्रश्न संख्या 46 से, इंसुलिन बनाने वाली प्रौद्योगिकी कौन सी है? इंसुलिन बनाने वाली प्रौद्योगिकी कौन सी है? तो इंसुलिन बनाने वाली जो प्रौद्योगिकी है वो इंसुलिन इसी के द्वारा बनती है, पुनः डीएनए के द्वारा। प्रश्न संख्या 47, गोल्डन राइस का विकास क्यों किया गया? तो गोल्डन राइस उसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, तो विटामिन ए या कैरोटीन बढ़ाने के लिए गोल्डन राइस का उपयोग किया गया। प्रश्न संख्या 48, बायो पेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है जो बायोपेस्टिसाइड है? तो इसका आंसर है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन है वो बायोपेस्टिसाइड है, जैव कीटनाशक। प्रश्न संख्या 49, फ्लेवरी सेव टमाटर किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लेवरी सेव टमाटर किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये टमाटर की एक नस्ल है ये। तो इसका मतलब इसको क्यों विकसित किया गया था ये बताना है इसके अंदर, यानी कि फ्लेवरी सेव टमाटर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 49 के अंदर।
तो ये टमाटर क्या है कि देर से सड़ता है, जल्दी सड़ता नहीं है, जिससे क्या है इसको अधिक समय तक स्टोर किया जा सकता है, फ्लेवरी सेव टमाटर को। प्रश्न संख्या 50, ट्रांसजेनिक पशु गाय में किसका उपयोग किया जाता है? जो ट्रांसजेनिक पशु गाय होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो जो ट्रांसजेनिक गाय होती है उसमें क्या किया जाता है, दूध का जो प्रोटीन होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 51, बायोफार्मिंग का अर्थ क्या है? बायोफार्मिंग का अर्थ क्या है? तो बायोफार्मिंग का अर्थ है कि जो दवाओं के उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक जो जीव होते हैं उनका उत्पादन करना। ट्रांसजेनिक जीव सूक्ष्म जीवों का उत्पादन करता है जिनसे दवाइयों के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसे जीवों का उत्पादन करना बायोफार्मिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 52, पीसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर है प्राइमर, डीएनए और टेक पॉलीमर्स। ठीक है, ये इसके पीसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व है, प्राइमर, डीएनए, टेक पॉलीमर्स। प्रश्न संख्या 53, सबसे पहला मानव जीन आधारित हार्मोन, सबसे पहला मानव जीन आधारित हार्मोन जिसे औद्योगिक स्तर पर बनाया गया कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 53 में लगाइए दिमाग। तो इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। प्रश्न संख्या 54, डीएनए प्रोब का उपयोग क्या है? देखना इसमें जो डीएनए प्रोब है उसका क्या उपयोग किया जाता है। तो ये जो विशिष्ट डीएनए होते हैं उनकी अनुक्रम का पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए प्रोब का उपयोग कहाँ किया जाता है? विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान में। प्रश्न संख्या 55, जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दे का मुख्य कारण क्या है? जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दों का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो जीन परिवर्तित होते हैं जीवों के, उससे नैतिक मुद्दे का प्रमुख कारण है जीवों का जीनों में परिवर्तन होना। प्रश्न संख्या 56, कृत्रिम बीज किससे बनते हैं? आर्टिफिशियल सीड्स किससे बनते हैं? तो ये जो है आर्टि कृत्रिम बीज है ये बनते हैं सोमेटिक भ्रूण से। किससे? सोमेटिक भ्रूण से। प्रश्न संख्या 57, ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? हरित क्रांति से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न संख्या 58, दही का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण। प्रश्न संख्या 59, जीन थेरेपी का उद्देश्य क्या है? तो जीन थेरेपी में जीन हटाकर रोगों का उपचार करना। ठीक है, जीन हटाकर रोगों का उपचार करना, यही जीन थेरेपी है। प्रश्न संख्या 60, बायो रेमिडिएशन का अर्थ क्या है? बायो रेमिडिएशन का अर्थ है प्रदूषण को सूक्ष्म जीवों द्वारा हटाना, यही बायो रेमिडिएशन है। ठीक है, जो भी प्रदूषण है उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा हटाना क्या है? बायो रेमिडिएशन। प्रश्न संख्या 61, यदि किसी पौधे में बीटी जीन प्रत्यारोपित किया जाए तो, यदि किसी पौधे में बीटी जीन प्रत्यारोपित किया जाए तो इससे क्या लाभ मिलेगा? कीट प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 62, पीसीआर तकनीक के बिना कौन सा कार्य संभव नहीं होगा? तो डीएनए की जो प्रतिलिपियों की जो संख्या बढ़ाना है ये वाला कार्य बिना पीसीआर के नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 63, जीन क्लोनिंग में डीएनए लिगेस की भूमिका क्या है? जीन क्लोनिंग में डीएनए लिगेस की क्या भूमिका है? तो यह है डीएनए टुकड़ों को जोड़ना। जो लिगेस है एंजाइम वो टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। प्रश्न संख्या 64, पुनः संयोजित डीएनए का पौधे के जीनोम, पुनः संयोजित डीएनए का पौधे के जीनोम में स्थायी एकीकरण सबसे अच्छे कहाँ होता है? तो इसका आंसर है मेरी स्टेम में। कहाँ होता है? मेरी स्टेम में। प्रश्न संख्या 65, परिपक्व मानव इंसुलिन बनाने में प्रोकैरियोट कोशिका का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है तीव्र विभाजन और प्रोटीन उत्पादन के लिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि तीव्र विभाजन और प्रोटीन उत्पादन के लिए। प्रश्न संख्या 66, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस पौधों को संक्रमित करने की क्षमता किस कारण से रखता है? दीजिए इसका आंसर।
तो इसका आंसर टीआई प्लाज्मिड की उपस्थिति होने के कारण ये जो पौधों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। प्रश्न संख्या 67, जीएम फसलें किसानों को किस लाभ के कारण पसंद आती है? जीएम फसलें, जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें किसानों को किस लाभ के कारण पसंद आती है? तो इसका आंसर है अधिक उपज एवं कीट प्रतिरोधक क्षमता। प्रश्न संख्या 68, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुख्य रूप से किस स्थिति में उपयोगी है? अपराध की जांच और पितृत्व परीक्षण में। प्रश्न संख्या 69, ट्रांसजेनिक पशुओं के विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेनिक पशुओं का, तो इसका आंसर है चिकित्सीय प्रोटीन उत्पादन, चिकित्सीय प्रोटीन का उत्पादन करना। प्रश्न संख्या 70, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपशिष्टों का जैविक उपचार क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपशिष्टों का जैविक उपचार, तो ये बायो रेमिडिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बायो रेमिडिएशन। प्रश्न संख्या 71, हाइब्रिडोमा तकनीक किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाइब्रिडोमा तकनीक किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 72, दही में दूध प्रोटीन जमने के लिए कौन सा परिवर्तन होता है? दही में दूध प्रोटीन जमने के लिए कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये अम्लता बढ़ जाती है इसके अंदर, लेक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसके कारण लेक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 73, बायोसेंसर का प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है? बायोसेंसर का, तो ये जैविक अणुओं का पता लगाते हैं बायोसेंसर। प्रश्न संख्या 74, पौधे उत्तक संवर्धन में केलस क्या है? जो पौधों की उत्तक संवर्धन तकनीक है उसमें केलस क्या होता है? तो केलस होता है ये अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह, इनको केलस कहते हैं। प्रश्न संख्या 75, 75, टिश्यू कल्चर में पौधों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रजनन। ठीक है, टिश्यू कल्चर में पौधों को जो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है वह प्रक्रिया सूक्ष्म प्रजनन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। प्रश्न संख्या 76, हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान किस फसल का रहा? हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान किस फसल का रहा? गेहूं का। सबसे अधिक उत्पादन किसका रहा? गेहूं का। प्रश्न संख्या 77, क्रिस्पर तकनीक में केस 9 क्या है? ये डीएनए काटने वाला एक एंजाइम है केस 9। प्रश्न संख्या 78, जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहला चरण सामान्यतः कौन सा होता है? तो इनके जो चरण हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, शायद या तो क्वेश्चन में आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप कहीं से भी इसके जो पूरे चरण हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 78 में जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहला चरण कौन सा होता है? तो इसका होगा कि इच्छित जीन की पहचान करना और उसको पृथक करना, यही इसका पहला चरण होता है। प्रश्न संख्या 79, 79, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का उत्पादन इसका उदाहरण है? यह है औषधीय और जैव प्रौद्योगिकी का। प्रश्न संख्या 80, बायो एथिक्स का उद्देश्य है? जैविक प्रौद्योगिकी उपयोग को नैतिक सीमाओं में रखना, यही बायोएथिक्स का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 81, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक उपयोग होने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेक्रेमाइसिन सेरेविसिए। सेक्रेमाइसिन सेरेविसिए जो सूक्ष्म जीव है उसका अधिक उपयोग होता है जैव प्रौद्योगिकी में। प्रश्न संख्या 82, गोल्डन राइस किस पोषक तत्व से समृद्ध होता है? ये होता है विटामिन ए, बीटा कैरोटीन से। प्रश्न संख्या 83, बीटी कपास में बीटी जीन किस जीवाणु से लिया गया है? बेसिलस thuringiensis एंसिस, बेसिलस thuringiensis। प्रश्न संख्या 84, इंसुलिन उत्पादन में पीबीआर 322 का उपयोग किस रूप में होता है? पीबीआर 322 का उपयोग किस रूप में होता है इंसुलिन के उत्पादन में? यह है प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में। प्रश्न संख्या 85, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में डीएनए काटने का कार्य कौन करता है? देखो ये लिगेज है वो तो जोड़ने का कार्य करता है, अब देखिए डीएनए काटने का इनमें से कौन करता है?
तो इसका आंसर होगा प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। प्रश्न संख्या 86, टर्मिनेटर जीन तकनीक का उद्देश्य है, टर्मिनेटर जीन तकनीक का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बीजों को एक बार उपयोग तक सीमित रखना। टर्मिनेटर जीन तकनीक का उद्देश्य बीजों को एक बार उपयोग तक सीमित रखना। प्रश्न संख्या 87, क्रिस्पर केस9 तकनीक मुख्यतः उपयोगी होती है किस कार्य में? तो यह जीन संपादन में, जीन एडिटिंग में। प्रश्न संख्या 88, पीसीआर में डीएनए की वृद्धि किस एंजाइम की सहायता से होती है? तो इसका आंसर है टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज के कारण, इस एंजाइम की कारण पीसीआर में डीएनए की वृद्धि होती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस पौधे में क्या करता है? तो ये जो टी डीएनए पहुंचाकर जीन का स्थानांतरण करता है, क्या करता है? टी डीएनए पहुंचाकर जीन का स्थानांतरण करता है। प्रश्न संख्या 90, बायोसेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों का जैविक निदान। प्रश्न संख्या 91, सोमेटिक कोशिका संकरण, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच होता है? सोमेटिक कोशिका संकरण किसके बीच होता है? तो इसका आंसर है दो सोमेटिक कोशिकाओं के बीच। प्रश्न संख्या 92, बायो रिएक्टर में कोशिका के लिए क्या नियंत्रित किया जाता है? इसके अंदर तापमान, पीएच और ऑक्सीजन या पोषण का स्तरीय तीनों ही इसके अंदर नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 93, पोषक पौ- पौधे उत्तक संवर्धन में केलस क्या होता है? ये कोलस आ गया, यहाँ पे केलस होना चाहिए था। तो केलस होता है अविभेदित उत्कों का समूह। ठीक है, केलस क्या होता है? अविभेदित कोशिकाओं या उत्कों का समूह होता है। प्रश्न संख्या 94, माइक्रो प्रोपेगेशन से क्या प्राप्त होता है? माइक्रो प्रोपेगेशन से क्या प्राप्त होता है? तो इनसे अनेक समान पौधे बनते हैं, जो यानी समान क्लोन वाले पौधे बनते हैं एक जैसे, माइक्रो प्रोपेगेशन से। सूक्ष्म प्रजनन। प्रश्न संख्या 95, डीएनए फिंगरप्रिंट में प्रयुक्त मुख्य तकनीक क्या है? तो ये RFLP मुख्य तकनीक है डीएनए फिंगरप्रिंट की। प्रश्न संख्या 96, ट्रांसजेनिक जीवों के निर्माण में पहला चरण है इच्छित जीन की पहचान करना और पृथक करना। प्रश्न संख्या 97, जैविक हथियारों पर नियंत्रण के लिए विश्व स्तर पर कौन सी संधि है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, BWC। प्रश्न संख्या 98, जीन साइलेंसिंग में क्या होता है? जीन अभिव्यक्ति को अवरुद्ध किया जाता है। प्रश्न संख्या 99, जीएमओ शब्द का पूरा अर्थ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, यह इसका जीएमओ का पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 100, भारत में जैव सुरक्षा नियंत्रण, जैव सुरक्षा नियंत्रण की बात हो रही, जैव सुरक्षा नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खेल या ऊर्जा मंत्रालय। तो देखो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब इसमें देखिए इन दोनों में से कौन सा होगा 100 वाला? तो ये है जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है, जैव सुरक्षा नियंत्रण। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने जैव प्रौद्योगिकी जो यूनिट है बायो की छठी, उसका टॉप 100 प्रश्न यहाँ शामिल किए हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। तो ये सवाल आप अच्छे से करेंगे। और ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टडी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं आप, व्हाट्सअप ग्रुप से जहाँ पे डेली आपके डाउट और उनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इसके स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं आप स्कैनर को। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला वो होगा यूनिट 7। अपने 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में जो बायोलॉजी की यूनिट 7 है उसके टॉप 100 MCQ आएंगे। और
एग्जाम तक आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके, मात्र आधे घंटे की क्लास होती है फ्रेंड्स, जिसको आप डबल की स्पीड में 15 मिनट में देख सकते हैं। अगर रोजाना देखते हैं तो आपके मार्क्स है ना बहुत चेंजेज आ जाएगा। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उनमें जो मार्क्स आ रहे हैं उनमें बहुत परिवर्तन आएगा। इसलिए आप इस क्लास को जरूर देखें, ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।